दोस्तों यार, एक ऐसा देश जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और जिसकी गिनती दुनिया की पुअर कंट्रीज में होती थी। और यहाँ तक यहाँ पर ऐसा समय आ गया था कि यहाँ पर रहने वाले लोग भूखे मरने लगे थे। और इसके अलावा अगर आज के टाइम की भी बात की जाए तो यहाँ पर आए दिन सुनामीज और भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के बाद भी जापान को हम आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश मानते हैं। और आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स है जिसको की फॉलो करके जापान और जापानीज लोगों को आज भी रेलेवेंट और रिच बनाए हुए हैं। जानने के लिए यार दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहे। दोस्तों यार, सबसे पहले हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं वो है काकीबो टेक्निक। और काकीबो एक बजटिंग टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति काकीबो टेक्निक को पूरी तरह से रिलीजियसली और ऑनेस्टली फॉलो करता है तो वो हर महीने अपने मंथली एक्सपेंसेस को 35% तक के कम कर सकता है। और काकीबो जो कि एक जापानीज वर्ड है, उसका मतलब होता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। और इस टेक्निक का इन्वेंशन जापान की पहली महिला पत्रकार जो कि हानिमोटो ने किया था। हालांकि उन्होंने इसका इन्वेंशन जापानीज हाउसवाइफ की बजटिंग के लिए किया था, लेकिन जब लोगों को इसके फायदे दिखने शुरू हुए तो कई सारे लोगों ने इसको यूज करना अडॉप्ट कर लिया। और आज के टाइम पे काकीबो टेक्निक को सिर्फ जापानीज नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर काकीबो मेथड के अंदर आपको अपने खर्चों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है नीड्स। इसमें आपके सबसे पहले ऐसे खर्च आ जाते हैं जिसकी की आपको बहुत ज्यादा जरूरतें होती है और जिसको की यूज करे बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, जैसे कि खाना पानी, हाउस रेंट एटसेट्रा। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी होती है वांट्स। और इसमें ऐसी सारी चीजें होती है जिनको की हम इसीलिए खरीदना चाहते हैं जो कि हमारी लाइफ को और भी ज्यादा लग्जरियस और इम्पोर्टेंट बना देता है। हालांकि इन चीजों के बिना भी हमारा जीवन आराम से चल सकता है, लेकिन इन चीजों को लेने की हमारी इच्छा होती है। अब आते हैं थर्ड नंबर की कैटेगरी पर जो की है कल्चर। और ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप अपने आप को सिविलाइज और कल्चरल बनाने के लिए यूज करते हो, जैसे कि बुक्स, म्यूजियम, फैमिली पिकनिक एटसेट्रा चीजों पर खर्च करना। अब चौथी यानी कि लास्ट कैटेगरी जो कि है इमरजेंसी एक्सपेंसेस। और ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपकी लाइफ में बिना बताए कभी भी आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास इनमें खर्च करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, मैकेनिक, प्लम्बिंग एटसेट्रा। और याद रखना है कि इन खर्चों को किसी डिजिटल एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर नहीं लिखना है और इनके लिए आपको प्रॉपर कागज और कलम का इस्तेमाल करना है। और अपने खर्चों का हिसाब रखने के लिए आपको 2 नोटबुक्स का यूज करना होगा। और खर्चों की जो 4 कैटेगरीज आपने बनाई है इसको कि आपको बड़ी नोटबुक पर नोट करनी है और छोटे वाली नोटबुक को हमेशा आपके पास रखना है, जिसमें कि आप डेली जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं आपको उसमें नोट करना है। और इसी छोटी नोटबुक पर नोट किए गए खर्चों को आपको बाद में इस बड़ी नोटबुक में कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर देना है। अब इससे होगा ये कि आपके पास आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा चिट्ठा आ जाएगा और इसमें आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपका खर्च जरूरी जगह पर ज्यादा हो रहा है या फिर फालतू चीजों पर ज्यादा हो रहा है। और जितने भी आपके फालतू खर्च है उनका आप पता लगा कर उन्हें कम कर सकते हो। और इसके अलावा आप काकीबो टेक्निक का और एक मेथड अपना सकते हो जो कि आपको बड़ी ही आसानी से बता सकता है कि जिस चीज में आप अपने पैसे खर्च करने जा रहे हो वो आपके लिए जरूरी है या फिर फिजूल खर्च है। और इसीलिए आपको करना यह होगा कि जब भी आप किसी चीज को खरीदने के लिए डाउटफुल हो तो आपको उस प्रोडक्ट की खरीदी को 1 महीने टाल देना है। और अगर आपको 1 महीने के बाद उस प्रोडक्ट की कोई जरूरत महसूस नहीं होती तो वो आपके लिए फालतू खर्च था जिसको कि आपको नहीं खरीदना है। और दूसरी तरफ अगर 1 महीने बाद भी आपको उस चीज की जरूरत महसूस हो रही है तो फिर आप उस चीज को आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड है अपना खर्चा बचाने का। आप जब भी मार्केट में खर्च करने जाए तो आप पहले से ही सामान की लिस्ट बनाकर लेकर जाए, जिससे कि होगा ये कि आप उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जिसकी की आपको जरूरत है और आप इम्पल्सिव परचेज से बच जाएंगे। और अगला, सेल्स पर शॉपिंग करने से आपको हमेशा बचाते रहे, क्योंकि इसमें लालच के चक्कर में आकर हम कई सारी फालतू चीजों को खरीद लेते हैं। और इसके अलावा काकीबो मेथड में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जितनी भी चीजों को खरीदना चाहते हैं उन सारी चीजों को आप हमेशा कैश में ही खरीदे। और आप इन सारी चीजों के लिए अगर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो आप डेब्ट में फंस सकते हो। अब यार दोस्तों, हम यहाँ पर जापानीज टेक्निक नंबर 2 पर आ जाते हैं जिसका नाम है एरिगेटो मनी। और दोस्तों यार, जापानीज लैंग्वेज में एरिगेटो वर्ड का मीनिंग होता है थैंक यू यानी कि धन्यवाद। और ये एक तरह की फिलोसफी है जो कि आपको ये बताती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए।
और जिस तरह हम अपने जीवन में लोगों को थैंक यू कहते हैं, और उसी तरह हमें हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए भी थैंकफुल होना पड़ेगा। हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। और पूरी दुनिया में जापानीज ऐसे लोग हैं जो कि जितना सम्मान और रिस्पेक्ट अपने बड़ों को देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट वो अपनी डेली यूजेज में आने वाली चीजों के साथ उन सभी चीजों को भी देते हैं जो कि उनके जीवन को आसान बनाती है। और यार हैप्पी मनी के उत्तर केन होंडा ये कहते हैं, जिस प्रकार हम हमारे भोजन के लिए थैंकफुल और ऊपर वाले को धन्यवाद कहते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे द्वारा कमाए गए, खर्च किए गए, इन्वेस्ट किए गए और यहाँ तक कि डोनेट किए गए पैसों के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। इससे होता यह है कि इससे आप भी खुश रहते हैं और आपका पैसा भी खुश रहता है, और फिर आपका और आपके पैसे का एक हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप बन जाता है, और वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। और यहाँ पर केन बताते हैं कि वो एक बार में जापान में ही किसी जगह पर पार्टी में गए थे, और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई, और बातों ही बातों में उस लेडी ने केम से उनका वॉलेट मांग लिया। पहले तो केम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि यार ये कैसी हरकत है, कोई दूसरे का वॉलेट ऐसे कोई मांगता है, और वो भी भला इतने लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन की बात को दबाते हुए अपना वॉलेट उस लेडी को दे दिया, और उस लेडी ने केन का वॉलेट खोलकर देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, तो उन्होंने केन को उनका वॉलेट वापस कर दिया। और यहाँ पर केन ये सारी प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा हैरान होकर देख रहे थे, और यहाँ पर केन थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन जब उनसे चुप रहा नहीं गया तो उन्होंने उस लेडी से पूछ ही लिया कि आखिर आपने मेरा वॉलेट क्यों मांगा था और आप उसमें क्या देखना चाह रही थी। और केन की बात सुनते ही वो लेडी बोली कि मैं यहाँ पर इसमें ये देखना चाह रही थी कि जैसा रिलेशन आपका ह्यूमंस के साथ है वैसे ही रिलेशन आपका पैसे के साथ भी है या फिर नहीं। तो फिर केन ने पूछा तो फिर क्या समझ आया आपको इससे। इस पर उस लेडी ने कहा कि आपका आपके मनी के साथ ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल वाला रिलेशनशिप है, और ऐसा इसलिए कि आपके वॉलेट में रखा हुआ पैसा एकदम से सिस्टमेटिक रूप से लगा हुआ था और वो मुस्कुरा भी रहा था, और इसलिए तो जैसे ही मैंने आपका वॉलेट खोला मेरे भी चेहरे पर स्माइल आ गई। इससे ये समझ आता है कि आपने अपने पैसा बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ है, और न कि किसी को धोखा देकर, वरना तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता। और नेक्स्ट ऑथर केन होंडा अपनी बुक में जापानीज टेक्निक नंबर 3 की बात करते हैं, जिसका की नाम है EQ मनी एंड IQ मनी। और वे कहते हैं कि पैसा कमाने को 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक होता है मनी IQ और दूसरा होता है मनी EQ। और मनी IQ जो कि आपके मनी के साथ इंटेलिजेंट रिलेशन को दिखाता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, इंडेक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा चीजों का नॉलेज होना, जबकि मनी EQ आपके मनी के साथ इमोशनल रिलेशन को दर्शाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने पास रखे हुए मनी से खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं तो ये आपके हाई मनी EQ को दर्शाता है, और दूसरी तरफ अगर आप आपके पास पड़े हुए मनी को हमेशा चिंता में लेकर डूबे रहते हो तो इसका मतलब है कि आप लो मनी EQ वाले पर्सन हो। और इसीलिए ऑथर का ये मानना है कि भले ही आप कितने ही ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप अपने पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और हर समय उसकी चिंता को लेकर ही डूबे रहते हैं, तो फिर ऐसे में आप भले ही कितने भी ज्यादा रिच क्यों ना हो जाए तो आपकी अमीरी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। और आपको अपनी मनी को लेकर इमोशनल नहीं होना है, बल्कि आपको इसमें इंटेलिजेंट बनना है, यानी कि आपको मनी EQ वाला पर्सन नहीं बल्कि मनी IQ वाला पर्सन बनना है। तभी आप अपने पैसे को जितना चाहे उतना ग्रो कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट और पैसे बनाने की नई नई सोर्सेस को ढूंढ पाएंगे। और ऑथर केन होंडा अपनी लाइफ में 12,000 से भी ज्यादा मिलियनियर लोगों से मिल चुके हैं और उनके इंटरव्यू भी कर चुके हैं, और उन्हें इतने सारे रिच लोगों की साइकोलॉजी को देखकर एक बात समझ आई कि ज्यादातर मिलियनियर्स या फिर बिलियनियर्स लोग अपने पैसों के साथ मनी IQ वाला रिलेशन रखते हैं, और तभी वो अपनी मनी को ग्रो करने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ पाते हैं। और ज्यादातर टाइम आपने ये देखा ही होगा कि जो मनी EQ वाले लोग होते हैं वो उनके पास जैसे ही पैसे आता है वो उससे लग्जरियस और फैशनेबल चीजों को खरीदने में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मनी IQ वाले पर्सन हर तरफ अपने लिए एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यार अब बारी आती है टेक्निक नंबर लास्ट यानी कि 4th टेक्निक की, और वो है मिनिमलिज्म, यानी कि यार कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा जीवन जीना। और जहाँ पर पूरी दुनिया लग्जरी और दिखावे की तरफ पागल हो रखी है, वहीं जापानीज आज के टाइम में भी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं, और वो मार्केट ट्रेंड और दिखावे से एकदम ही दूर रहते हैं और अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम अपने काम पर ही फोकस करते हैं। अब यार दोस्तों कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब ये हो जापानीज लोग तो बहुत ज्यादा कंजूस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार दोस्तों, वो खर्च करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजों पर, जितने में उनका जीवन सफलता से गुजर जाए, और वे अपना ज्यादातर पैसा नीड्स पर
खर्च करते हैं, न कि वांट्स पर, क्योंकि वांट्स में ज्यादातर वही चीजें आती है जो कि फिजूल खर्ची होती है। जैसे अगर आपके पास एक छोटी कार है और आपकी फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर्स है, तो ऐसे में आपको एसयूवी खरीदने की क्या ही जरूरत है। न तो आपको उसकी जरूरत थी और न ही आपका उसके बिना कोई काम रुक रहा था, लेकिन फिर भी आपने उस कार को खरीद लिया। अब क्योंकि उसका माइलेज भी कम है तो आपको उसका फ्यूल में भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं, और दूसरा उसका मेंटेनेंस भी इससे 4 गुना महंगा होगा। तो यार यहाँ पर हो गई ना फिर फालतू खर्ची। तो यहाँ पर जापानीज लोग मिनिमलिज्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि यार इससे उनका एक भी पैसा फालतू की चीजों पर बर्बाद नहीं होता और वो बड़ी ही आसानी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो यार दोस्तों, आज से आप भी इन जापानीज टेक्निक को अपनाइए और अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। यार अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, और कमेंट में वीडियो कैसा लगा जरूर से बता दे, और इस वीडियो को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।